बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 14 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला में जुड़ने वाले सभी छात्रों को बता दूं कि आपको ध्यान रखना है इस बात का, अगर बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह इस श्रृंखला के वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है और इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ से अपनी तैयारी को आप एक नई दिशा दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रहा टॉफी कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है। संबंधित सारी जानकारी आपको दिया गया था और आपको मैंने बताया था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी जो हमारे द्वारा आपको बताया जाता है आप लोग वहां पर इसे विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होगा कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको जानकारी दे दूं कि बीपीएससी की तरफ से, यानी कि आयोग की तरफ से 68वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के कैलेंडर जारी कर दिया गया है और कैलेंडर के अनुसार आपका जो एग्जाम प्रस्तावित है 2023 में, ये 12 फरवरी 2023 को ये एग्जाम आयोजित होना है। तो ऐसे में आप यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर इस 68वें वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्री स्पेशल कोर्स है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जो कि हिंदी भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ पर आपको इस कोर्स में नोट्स उपलब्ध कराए जाने हैं। इन सारे सेक्शंस का आपको नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, तो 68वें एग्जाम के लिए आपका करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज, जितना भी करंट अफेयर्स यहाँ पर सफिशियंट होगा 2021 से अब तक का, वो सारा यहाँ पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शामिल है और इसके अतिरिक्त आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें आपको मिलने वाला है। तो इन सारे सेक्शन से यहाँ पर अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना नेहरू पथ स्थित पुनाई चौक के समीप नवनिर्मित नेहरू पार्क में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुनः स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित 2 से 3 फैक्ट हमने शामिल किया है, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए फैक्ट हैं। तो इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में भारत के पहले व तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को किया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो पंतनगर उत्तराखंड में, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 17 नवंबर 1960 को। जबकि बिहार के कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो जबकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की जो स्थापना हुई थी ये 5 अगस्त 2010 को हुई थी। तो दोनों फैक्ट यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप अपनी नई वाली कॉपी में जो मैंने आपको 68वीं के लिए तैयार करने के लिए कहा था। और वहीं पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा दूसरा पॉइंट संबंधित है यहाँ पर कि हाल ही में लिखित पुस्तक इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक भोपाले बालकृष्णन है, ये भी संबंधित है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। भोपाले बालकृष्णन द्वारा इस पुस्तक को जो लिखा गया इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री। अगला पॉइंट हमारा है कि मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% यानी कि 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ये सारी जानकारी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी इसी करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तहत आपको प्रदान किया गया है। तो रेगुलर अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे तो निसंदेह यहाँ से आपके एग्जाम में आपको अच्छी तरीके से हेल्प होगी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली जितने भी एग्जाम खासकर के बिहार में आयोजित हुए हैं, आपको याद होगा मैंने कई बार आपको बताया, कई बार आपको प्रूफ दिया है कि सारे प्रश्न यहाँ से इसी करंट अफेयर श्रृंखला से बने हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक में बिहार के किस बेटी ने कांस्य पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है।
तो ये अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी में ये आयोजित हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोनी कुमारी। सोनी कुमारी ने यहाँ पर डिस्कस थ्रो में यानी कि चक्का फेंक प्रतियोगिता में बिहार को कांस्य पदक दिलाया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे दूं कि 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 11 से 15 नवंबर 2022 इसका आयोजन तिथि है। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक मुकाबले में अंडर 18 महिला वर्ग में बिहार की बेटी सोनी कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा, इस तरह के जो उपलब्धियां बिहार के किन्हीं भी बालक बालिका या फिर किन्हीं भी शख्स को हासिल होती है तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, इस तरह के प्रश्न पे आप एकदम से पैनी नजर रखिएगा, यहाँ से निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, क्योंकि बिहार सरकार खेल की दिशा में पूरी तरह से कार्यरत है। तो यहाँ पर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर बनेंगे, क्योंकि पहले भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। हम यहाँ पर अगले पॉइंट पर चलेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि पिछले वर्ष अगस्त 2021 में असम सरकार ने, क्योंकि यहाँ पर असम की बात हो रही है तो ऐसे में असम से संबंधित फैक्ट है कि पिछले वर्ष अगस्त 2021 में असम सरकार ने गीतकार, संगीतकार, गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका के घर को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अधिग्रहण किया था। ये जानकारी हमने आपको दिया था अगस्त 2021 में। नोट कीजिएगा, भूपेन हजारिका संबंधित है असम से। हमारा अगला पॉइंट है कि इस वर्ष अगस्त 2022 में असम सरकार ने राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम औरंग नेशनल पार्क कर दिया है, यानी कि इस पार्क के नाम से राजीव गांधी शब्द को हटा दिया गया है। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट ये भी फैक्ट है कि असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है और इस नए विधेयक के अनुसार गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा राज्य के अंदर। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया गया असम सरकार के द्वारा और इसके तहत गोमांस की खरीद पर यानी कि गाय की मांस की खरीद पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना की एक योजना है और इसको कह सकते हैं क्रियान्वित किया जाना है। अगला तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 11 नवंबर 2022 को गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। एक विधेयक पारित किया है, यहाँ पे एक्चुअली में विधेयक होना चाहिए, एक विधेयक पारित किया है। तो ऐसे में इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड सरकार ने। अब यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। जैसे कि इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन पारित करके SC, ST, EBC, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर तबके यानी कि EWS के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया गया है। यानी कि सभी वर्गों का, राज्य के अंदर जितने भी वर्गों के निवासी हैं सभी को मिला के जो पहले आरक्षण होती थी वो 60% थी, लेकिन अब इसे विस्तारित करते हुए 77% कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। आगे कुछ जानकारी ये भी लिखी गई, प्रस्तावित आरक्षण में अनुसूचित जाति के स्थानीय लोगों को 12%, अनुसूचित जनजातियों को 28%, अति पिछड़ा यानी कि EBC को 15%, OBC को 12% और EWS को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। जब इन सारे को आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो ओवरऑल आपका मिलकर हो जाएगा 77%, यानी कि 77% आरक्षण दिया जाएगा अब झारखंड में। अगले पॉइंट की बात करें तो इस समय यानी कि मौजूदा समय में झारखंड में अनुसूचित जाति को 10% आरक्षण मिलता है, जबकि अनुसूचित जनजाति को 26% और OBC को 14% का कोटा निर्धारित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सारे वर्गों का क्या मिलने वाला, कितना प्रतिशत यहाँ पे आरक्षण मिलेगा और ओवरऑल 77% आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को भी जो रवाना किया गया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु से इसे रवाना किया गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और साथ ही भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये दोनों ट्रेन को भी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर बेंगलुरु से रवाना किया गया है। हम वहीं पे अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है यह वंदे भारत एक्सप्रेस दक्षिण भारत की पहली ट्रेन। यहाँ पे देखिए एक शब्द आप लोग ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है पहली। तो यह वंदे भारत एक्सप्रेस दक्षिण भारत की पहली ट्रेन है जो कि चेन्नई से मैसूर तक चलेगी।
ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसका जो कह सकते हैं एक दायरा होगा, ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये चेन्नई से मैसूर तक चलेगी। हालांकि हम ओवरऑल भारत की बात करें तो हालांकि आज देश की आज नहीं बल्कि यह, यहाँ पे देखिए शब्द में मिस्टेक हुआ है, यह है, यहाँ पर यह होगा। तो हालांकि यह देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। दक्षिण भारत की पहली, जबकि पूरे भारत की बात किया जाए तो ये भारत की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट में बात करेंगे एक एक्स्ट्रा फैक्ट की। यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दिया था भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन की, तो इसके बारे में लिखा है कि इसके अतिरिक्त कर्नाटक पहला राज्य है जिसने भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन की शुरुआत की है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हम लोग ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जानेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था ये 2018 में किया गया था, या फिर इसकी जो शुरुआत हुई थी ट्रेन बनाने की 2018 में हुई थी, तो इसी वजह से इसे नाम दिया गया था ट्रेन 18। लेकिन बाद में इसे बदलकर कर दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन के बारे में यहाँ पर एक जानकारी ये भी लिखा गया कि ट्रेन का निर्माण अक्टूबर 2018 में पूरा हुआ था, जिसे कि 15 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसी वजह से इसे शुरुआती तौर पर नाम दिया गया था ट्रेन 18, जो कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है भारत की। अगला होगा हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि लवलिना बोर्गोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में लवलिना बोर्गोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत आपको ध्यान रखना है हाल ही में जॉर्डन के अमान में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलिना बोर्गोहेन स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ध्यान रखिए एक प्रश्न यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है, ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में जो आयोजित हो रहा है नवंबर 2022 में, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो जॉर्डन के अम्मान में, जो कि जॉर्डन की राजधानी है अमान, यहीं पर इसके कह सकते हैं आयोजन किया गया है। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि लवलिना बोर्गोहेन ने खिताबी मुकाबले में 75 किग्रा भार वर्ग में उज्बेकिस्तान की रुजमेतोवा शोखिबा को 5-0 से हराया है। साथ ही साथ एक जानकारी ये भी है कि लवलिना बोर्गोहेन असम की रहने वाली है और उन्होंने टोक्यो 2020 जो कि वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था, टोक्यो 2020 में महिलाओं के 69 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। विस्तृत तौर पर हमने आपको जानकारी दिया था। हालांकि टोक्यो ओलंपिक के बारे में विस्तृत तौर पर एक वीडियो भी चैनल पर आया था, उसका पीडीएफ भी हमने आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया था टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने उस पीडीएफ को पढ़ा होगा तो बहुत सारी जानकारी वहां से आपको मिला होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है इसी से संबंधित। यहाँ पर हमने लिखा है कि विजेंदर सिंह, जो कि बीजिंग 2008 में, बीजिंग जो ओलंपिक हुआ था वहाँ पर 2008 में कांस्य पदक, और इस साथ साथ मैरी कॉम जो कि लंदन ओलंपिक 2022 में, 2022 नहीं बल्कि 2012 में कांस्य पदक के बाद ओलंपिक में बॉक्सिंग में पदक जीतने वाले लवलिना बोर्गोहेन तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। तो यहाँ से ये आपको ध्यान रखना है कि विजेंदर सिंह के बाद मैरी कॉम, उसके बाद तीसरी जो मतलब कर सकते हैं भारतीय मुक्केबाज बनी है वो है लवलिना बोर्गोहेन, जिन्होंने मुक्केबाजी अर्थात बॉक्सिंग में ओलंपिक खेलों में भारत को मेडल दिलाया था कांस्य पदक के रूप में। मुक्केबाजी में ओलंपिक खेलों में भारत को अभी तक एक भी गोल्ड नहीं मिला है। हम बात करें यहाँ पर तो अब तक विजेंदर सिंह और साथ साथ लवलिना बोर्गोहेन ने और साथ साथ मैरी कॉम, तीनों ने कांस्य पदक ही भारत को दिलाया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 1962 के चीनी आक्रमण के खिलाफ, ध्यान रखिएगा 1962 के चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए भारतीय सेना की अतुलनीय बहादुरी और बलिदान को याद करते हुए वालों की लड़ाई के डायमंड जुबली समारोह के हिस्से के रूप में इस मेले का आयोजन किया गया, जो कि भारतीय सेना द्वारा इस मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन वालोंग में किया गया, वालोंग अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए इस मेले को नाम दिया गया वालोंग मेला, क्योंकि यहीं पर ये लड़ाई हुई थी चीनी सेना के बीच। तो इसी की याद में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है डायमंड जुबली के रूप में। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट पे लिखा कि जुलाई 2022 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री पेमा खांडू, और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीमा विवाद के समाधान के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। दोनों राज्यों के बीच जो सीमा विवाद था उसको लेकर एक हस्ताक्षर पर समझौता किया गया था जुलाई 2022 में। साथ साथ यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी, पीजीआई रिपोर्ट, इसके आधार पर हमने पॉइंट लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के
प्रदर्शन क्रेडिट इंडेक्स यानी कि पीजीआई 2020-21 में अरुणाचल प्रदेश को अकेले लेवल 7 में रखा गया। इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार को लेवल 5 में 5 अन्य राज्यों के साथ रखा गया है। लेवल 5 में हम बात करें, लेवल 5 में कुल राज्यों की तो कुल 6 राज्य हैं, इसमें से बिहार भी शामिल है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि बिहार अन्य 5 राज्यों के साथ लेवल 5 में है, जबकि लेवल 7 में सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को नवंबर 2022 में 4 स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन या फिर सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल रेलवे स्टेशन। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार इट राइट सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है और यह प्रमाणन FSSAI द्वारा दिया जाता है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह सर्टिफिकेशन अर्थात प्रमाणन दिया जाता है। ऐसे में मिलते जुलते कुछ और भी फैक्ट को यहाँ पर हमने शामिल किया है कि सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। ध्यान रखिएगा, सितंबर 2022 में इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने को ये 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी FSSAI द्वारा। हमारा अगला पॉइंट है इसकी स्थापना, यानी कि FSSAI की स्थापना जो हुई थी ये अगस्त 2011 में हुई थी और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है और इसी के अंतर्गत ये कार्य करता है। अगला पॉइंट है कि जून 2022 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने चौथा फूड लैब बिहार के रक्सौल में खोला, यहाँ पर इसकी शुरुआत की है। ये जानकारी हमने आपको दिया था जून 2022 में। ये पूरे भारत में ये इस तरह का ये चौथा लैब है जो कि बिहार के रक्सौल में खोला गया है। अगला 8वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया। तो अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दें कि 11 नवंबर 2022 को कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये अनावरण अभी हाल ही में 11 नवंबर को किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात करें यहाँ पर नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की, तो ये कर्नाटक के संस्थापक माने जाते हैं। इनके सम्मान में ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है और इसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी अर्थात समृद्धि की प्रतिमा। इसका जो नाम दिया गया है ये समृद्धि की प्रतिमा इसे नाम दिया गया है। यहाँ पर कुछ और भी फैक्ट है कि हाल ही में नहीं बल्कि साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली चेन्नई मैसूर मार्ग पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि हमने आपको कुछ देर पहले ही जानकारी दिया था कि ये भले ही दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन बात करें पूरे भारत की तो ये 5वीं एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस। साथ साथ यहाँ पर हमने एक और जानकारी आपके साथ साझा किया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा जो गुजरात में है इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं, इनकी जो प्रतिमा गुजरात में स्थापित है 182 मीटर ऊंची है और इसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जबकि हम बात करें नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की जो प्रतिमा का अनावरण अभी हुआ है तो इसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र टसीगंग कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खबरों में था जिस वजह से इस प्रश्न को हमने शामिल किया है। तो आपको ध्यान रखना कि टसीगंग मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और इस तरह से देखें तो यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र है। इसकी ऊंचाई यहाँ से ध्यान रखेगा 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर ये अवस्थित है। हमारा अगला फैक्ट यहाँ पर है कि यहाँ लगातार तीसरी बार 100% मतदान रिकॉर्ड किया गया। कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो यहाँ पर महज यानी कि मात्र 52 मतदाताओं ने वोट किया। यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है केवल और केवल 52 ही है और इस आधार पर लगातार तीसरी वर्ष ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि कुल मिलाकर 52 मतदाताओं ने यहाँ पर कह सकते हैं 100% वोट किया है। तो इस आधार पर यहाँ पर इस पॉइंट को लिखा गया है।
हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में इस स्थान के बारे में लिखा है कि टसीगंग शीत मरुस्थल के नाम से विख्यात लाहौल स्पीति जिले की स्पीति घाटी में अवस्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, जो कि साल में 6 से 7 माह बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी भारी कमी होती है, ऑक्सीजन की भी। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए, तापमान के बारे में बात करें तो तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ पर कुल मिला के 8 से 10 घर ही हैं और आधा वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभी फैला हुआ है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। कुल मिला के 52 मतदाता ही यहाँ पर है। जो परिवार है, 10 घर है तकरीबन, तो उनमें से मतदाताओं की जो संख्या है ये 52 ही। आपको याद होगा, आपको जानकारी है कि भारत में जो वोट डालने का अधिकार है ये 18 वर्ष से ऊपर के ही लोगों को वोट डालने का अधिकार है। अगला होगा यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा कर दिया है। बताएं कि राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा खबरों में आ गया है क्योंकि जो सजा काट रहे थे इनके हत्याकांड में जो दोषी थे उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे प्रश्न हमने पूछा है कि राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 21 मई 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 6 दोषियों को रिहा कर दिया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी पर चुनावी रैली के दौरान श्री पेरबंदूर तमिलनाडु में आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें उनकी जान चली गई थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में कि राजीव गांधी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने 1998 में 26 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सभी को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन यहाँ पर इस मामले में कई बदलाव आए और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई दोषियों की सजा भी कम कर दी और साथ साथ दोषियों को रिहा भी कर दिया। तो ऐसे में अभी हाल ही में 6 लोगों की पुनः रिहाई हुई है। अगर यही हत्याकांड भारत के अलावा किसी और देश में हुआ होता तो शायद महज मुझे लगता है कि 1 महीने के भीतर सारे आरोपियों को मृत्युदंड का सजा दे दिया जाता। 1998 में सजा सुनाई गई थी, लेकिन इस मामले में किसी भी को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, जहां तक मुझे जानकारी है। ठीक है, सभी लोग लगभग बरी हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने स्टार भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपने मैत्री राजदूत के पद पर नियुक्त किया है। तो ये नियुक्ति अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड द्वारा किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकर दे दूं कि स्विट्जरलैंड पर्यटन ने भारतीय यात्रियों को देश में स्थानों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन विभाग द्वारा अभी हाल ही में मैत्री राजदूत के रूप में नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने अगस्त 2022 में 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीत लिया था। जबकि ओलंपिक की बात करें जो टोक्यो 2020 आयोजित हुआ था वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और साथ साथ यहाँ पर लुसाने डायमंड लीग भी यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हमारा अगला पॉइंट है, इसके साथ ही वे लुसाने डायमंड लीग 2022 से जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले किसी भारतीय ने ये कारनामा नहीं किया था। हमारा अगला पॉइंट है, साथ ही नीरज चोपड़ा ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आयोजित हुआ था ये अमेरिका में आयोजित हुआ था और इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जख्मी हो गए थे या फिर चोटिल हो गए थे, जिस वजह से जो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित हुआ था बर्मिंघम ब्रिटेन में, तो वहां पर वे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ये ध्यान रखिएगा। और साथ साथ यहाँ पर हमने आगे वाले पॉइंट में लिखा कि अंजू बॉबी जॉर्ज यानी कि 2003 में ये कारनामा की थी, जिसके बाद ऐसा करने वाले सिर्फ वे दूसरे एथलीट बने, यानी कि एथलेटिक्स में भारत को कोई पदक दिलाने वाले ये दूसरे एथलीट बने हैं। ये यहाँ से दोनों को रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा 12वां प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष लोक प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष लोक प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 नवंबर। 12 नवंबर को प्रत्येक वर्ष लोक प्रसारण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है। इसे मनाने के पीछे एक उद्देश्य है जिसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दिल्ली स्थित ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में वर्ष 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक यात्रा की थी और इस यात्रा की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। आई होप कि आप यहाँ पर सारे फैक्ट को याद रखेंगे और सभी को आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष वर्ग के लिए किसे चुना गया है, यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। आप यहाँ पर विस्तृत जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कोशिश कीजिए कि जो भी जानकारी हमने आपको दिया है वो सभी बातों को आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें
और साथ ही साथ जो 68वीं वाले कोर्स के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, तो जो छात्र भी ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और ऐसे में जितनी जल्दी आप इसे ज्वाइन करेंगे उतना यहाँ पर आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। और इस साथ साथ हम बात करें यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।